में स्वागत है। अब जरा शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। हम सभी मैथमेटिक्स को जीते हैं और जब भी मैथमेटिक्स चौपाल का हमारे पास इनविटेशन आता है तो हम वेट करते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि आज हम स्पीकर को सुनेंगे, कुछ डिस्कशन होगी और अगर हमारा कोई सवाल होगा तो हम पूछ पाएंगे। तो साथियों से अनुरोध है कि सवाल जो हैं वो चैट बॉक्स में हैंड रेज कर देंगे जिन भी साथियों को पूछना होगा और सभी साथी अपने आप को म्यूट पर रखेंगे। जब भी इनविटेशन आएगा तो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपनी बात शेयर करेंगे। मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, not just about equations, not just about computations, not just about algorithms, but about understanding. So, today's speaker is working on the understanding of mathematics topics with students, with teachers. She joined Directorate of Education in 1994 as TZT Mathematics. She has masters in 2 subjects, in mathematics and in political science. She has completed her MPhil also in the area of mathematics. Along with mathematics, she has the interest in Jyotish Vidya also. She completed one course in Jyotish Alankar from Bharatiya Vidya Bhavan. And before Directorate of Education, she worked as lecturer mathematics in a public school. Her experience is approximately of 26 years and her results are every time outstanding. In 2008, for class 10th boards, she just managed 100% result. That was outstanding for students, for her in both ways, quality wise as well as quantity wise. She has interest in other fields also, like at cluster level. She just prepared a lesson plan and won second prize in that also. She came in the role of mentor in the year 2018. She is just a growth mind and she just enjoying this role also. According to her, life is in the phase of learning. She is very soft spoken and just works on the theory to build the connect with students. So her principle is first to build connect with students as well as with teachers. She is just going to make efforts just to empower the teachers of her mentee schools, and we can just discuss about results also. In her mentee schools, mathematics result is raised by 38% average. Her area of interest is Vedic mathematics also. She has prepared videos in the field of Vedic mathematics. So let us welcome today's speaker, Poonam Arora ma'am, with a loud applause. Poonam Arora ma'am, we welcome you. Thank you so much, Vinod ma'am. Thank you so much. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ स्टार्ट करने से पहले. आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं. ठीक है, थैंक यू. तो सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं. तो ये हमारी डाइट के थ्रू ही विचार रखा गया कि क्यों ना हम इस दौरान अपने बच्चों की एक्सपीरियंसेस, उनकी लर्निंग्स को अपने सब्जेक्ट में यूज करते हुए कोई भी हम पर्टिकुलर क्लास लें और उसको पढ़ाएं. हालांकि एक बार की ये लगा कि यह बीमारी तो एक वायरस है, तो इसको साइंस में बहुत इजीली पढ़ाया जा सकता है. ये कैसे पैदा हुई, वायरस क्या होता है, तो साइंस में हमें इस टॉपिक को लेना बहुत आसान है. या अगर मैं कुछ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं
तो सोशल साइंस में भी हम इसको थोड़ा ले सकते हैं कि दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ कितनी डेंस है, या भारत की और स्टेट्स में कितनी पॉपुलेशन है और वो कितनी डेंस है। तो कुछ मैं सोशल साइंस से भी इसको रिलेट कर पा रही थी, पर जब मैंने इसको अपने मैथ्स से रिलेट करने के लिए सोचा तो लगा कि ये कैसे होगा, मैथ्स में मैं इसको कैसे पढ़ा। फिर मैंने कक्षा 6 की गणित विषय की बुक्स उठाई और इस दौरान बच्चों की जो ऑब्जर्वेशंस, उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी लर्निंग को यूज करते हुए कुछ टॉपिक्स को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। हालांकि 1 मिनट पूनम मैडम, रिक्वेस्ट फॉर 1 मिनट। साथियों, हम में से किसी एक दो साथी का माइक जो है वो अनम्यूट है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज म्यूट योरसेल्फ सो दैट वी कैन लिसन। थैंक यू पूनम मैम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू विनोद मैम। तो यही लगा कि इसको हम मैथ्स के अंदर हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो फिर मैंने 6 क्लास की मैथ्स की बुक उठाई और सोचा कि इस दौरान बच्चों की इन ऑब्जर्वेशंस को, उनके एक्सपीरियंसेस को, उनकी लर्निंग को कैसे यूज करते हुए मैं कुछ टॉपिक्स को आगे बढ़ाऊं। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को हम क्लास 8 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी दैट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट स्टिल अ लर्नर। और आज की जर्नी में आप सभी का साथ अपने साथ चाहूंगी। तो जो भी हम सबका एक साथ निकल कर आएगा, हम उसकी तरह उसी के साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो प्रस्तुत है मेरी आज की प्रेजेंटेशन। अब क्योंकि यह कोरोना से संबंधित है तो उसी से रिलेटेड एक छोटी सी क्विज एनर्जाइजर के रूप में शुरुआत करते हैं। क्विज शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके सामने 5 प्रश्न लाऊंगी क्विज के, और जो इन 5 प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसको विनर घोषित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने की है कि जो सबसे पहले आंसर देगा वो विनर जो है घोषित किया जाएगा। तो विनोद मैम, आप मेरी इसमें थोड़ी सी हेल्प कर देंगे बिकॉज स्क्रीन शेयर हो रही है, तो आप चैट बॉक्स में देखते रहेंगे कि कौन जो है वो इनके आंसर्स जो है सही दे पा रहा है। जी, तो चलिए हम क्विज स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कोरोना वायरस डिजीज का नाम कोविड-19 कब रखा गया? 11 दिसंबर 2019, 30 जनवरी 2020, 11 फरवरी 2020 या 11 मार्च 2020 को? अरे वाह, आंसर्स आने शुरू हो गए। जी, सोनाली मैम का आ गया है, उन्होंने ए आंसर किया है। मीनाक्षी मल्हारी मैम ने भी ए आंसर किया है। जसपाल मैम बी किया है। देवेंद्र जुनेजा सर बी किया है। ज्योति धिंगरा मैम ने ए किया है। अनुराधा मैम ने ए किया है। देविंदर सर ने ए किया है। नीता बत्रा मैम ने ए किया है। वाओ, सो मेनी आंसर्स, गुड। ललित सर ने ए किया है। राकेश जी ने डी किया है। सो लेट अस जस्ट कंटिन्यू, लेट अस जस्ट थिंक फॉर ऑल द आंसर्स, फिर देखते हैं कि क्विकली किनके आंसर्स आते हैं। ठीक है पूनम मैम? जी जी, तो क्या मैं आगे चलूं? साथियों से पूछ लेती हूँ एक बार। साथियों, डू वी नीड मोर टाइम या हम आगे बढ़े? हमारे साथ में अल्पना मैम भी हैं, सुनैना मैडम भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी स्वागत है। साथियों, जस्ट आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। शुड वी वेट और शुड वी प्रोसीड? मैं साथ में आंसर्स बताते हुए चलूंगी ताकि हमें पता भी चल क्या चीज आ रही है। जी, जी आ गया है मैम। मैम आ गया है पूनम मैडम। साथी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, चैट बॉक्स में लिखा है। जी, आगे बढ़ते हैं साथियों। जी थैंक यू विनोद मैम। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का मैंने जो विनोद मैम ने मुझे बताया, जो सुनने में मुझे लग रहा था कि काफी लोगों ने ए आंसर दिया है, पर सॉरी टू से इसका आंसर जो है हमारे पास डी है। कोरोना वायरस डिजीज का नाम WHO द्वारा कोविड-19 11 मार्च
को रखा गया था एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल इमरजेंसी ऑन 30th जनवरी 2020। जी ओके, तो आई थिंक आप देख सकते हैं विनोद मैम, अगर किसी ने हाँ जी, देखा ठीक देखा, हाँ जी, दिया है आंसर, और वो बाद में सारे आंसर्स ओके, के बाद में करेंगे। ठीक। और ये एक हम जो है हमारी लर्निंग के लिए जो है वो कर रहे हैं, और सभी साथियों का उत्साहवर्धन है। और राजेंद्र गोयल जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, वेलकम यू राजेंद्र सर। जसपाल मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं, वेलकम यू जसपाल मैम। और सभी आ जाएंगे ना पूनम मैम, तब जो है वो सभी का उत्साहवर्धन करते हुए हम विनर को डिक्लेयर करेंगे। जी पूनम मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, तो पहले क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास डी। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाउ मेनी कंट्रीज, एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड? More than 50, more than 100, more than 150, or more than 200? I think विनोद मैम आंसर्स आ रहे होंगे। जी, आंसर्स आ गए, आंसर्स आए। मैं अभी नाम पढ़ के नहीं बता रही हूँ, और क्या आप चाहते हो नाम पढ़ के बताए जाएं? आंसर्स आ गए हैं। कुछ आंसर्स आप बता सकते हैं ताकि जब मैं आंसर्स दूं तो मुझे पता रहे कुछ क्या आ चुके हैं, क्या आंसर्स आ रहे हैं। जी, सेकंड क्वेश्चन का मीनाक्षी मल्हारी मैम का सी आंसर है, नीता बत्रा मैम का डी आंसर है, अनुराधा जैन मैम डी, जसपाल कौर मैम डी, and Dr. Madhvi more than 200. Nutan ma'am D, Rajinder sir D, and Madhvi Agarwal ma'am D, Heminder sir D, Devinder sir C, Vandana ma'am D, Sonali ma'am C, Rakesh Kumar sir C, and Sunana ma'am C, Rakesh Kumar sir A, and Alpna ma'am C. जी. थैंक यू विनोद मैम। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मोर देन 200, यानी कि आंसर डी है। अकॉर्डिंग टू WHO, अराउंड 216 कंट्रीज, areas and territories are suffering from novel coronavirus or COVID-19 outbreak in the world till 11th June 2020. जी. तो let us clap for everyone for the learning. We all are learning, so let us clap आवाज for इको हो everyone. रही है मैम। जी, please everyone mute yourself. जी, over to Poonam ma'am. Poonam ma'am, please continue. जी. तो ये रहा हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। How much percentage of people who are suffering from COVID-19 require hospitalization? Around 20%, around 30%, around 40%, around 50%. पूनम मैडम, आपके पास दो डिवाइस तो नहीं है? उमा शंकर सर, मैंने दो डिवाइसेस से ऑन नहीं कर रखा, आई डोंट नो क्यों आ रही है। एक डिवाइस को म्यूट कर दीजिए मैडम। बस मेरा फोन साथ पड़ा है, मैं उसको दूर कर दूं? हाँ, थोड़ा सा ना उसको दूर रख लीजिए। तो अच्छा, वैसे मैं ऑन तो सिर्फ एक ही डिवाइस से हूँ, बस लैपटॉप पे हूँ। अभी ठीक आ रही है। अच्छा ठीक, हो सकता है फोन साथ पड़ा था तो उस वजह से। जी, तो विनोद मैम, क्या आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास? जी, चैट बॉक्स में ना एक बड़ा अच्छा सा आंसर आया, और एक सर ने लिखा है कि ऑल आंसर्स आर करेक्ट। मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, बिकॉज वी आर लर्निंग and we are just teachers working on this. In students class, we are not going to disclose names and answers like this, but since we are in learning mode, so let me share the answers. अनुराधा जैन मैम का आंसर आया ए, मीनाक्षी मैम का आंसर आया ए, राजेंद्र कुमार सर ए, ओ, all A's, 1 is in India or abroad, and one question is asked, is it in India or world? नीता मैम ने क्वेश्चन पूछा है, and one more question from Jaspal ma'am, different for different areas, that is the answer, and rest all answers are A. ओके, तो अगर हम इसको एक जनरलाइज फॉर्म में देखें तो इसका जो आंसर है वो ए ही है, कि अराउंड
एक्चुअली में इस डिजीज के अंदर अराउंड 80% जो कोरोना पेशेंट है दैट नीड्स नो ट्रीटमेंट, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20% नीड हॉस्पिटलाइजेशन एंड अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन नीड एडमिशन इन आईसीयू। नो डाउट अगर हम अपने आसपास देखें या हम किसी और स्टेट का भी देखें तो वहाँ डेफिनेटली हमें ये शुरू में नजर आया, हम आगे बात करेंगे उसकी भी कि कितनी हॉस्पिटलाइजेशन हुई। पर अगर आप इस समय आज के सिनेरियो में आप देखें तो बहुत कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। वहां भी अगर हॉस्पिटलाइज किया गया तो वहां इसलिए नहीं कि उनको जरूरत थी, वहां इसलिए हॉस्पिटलाइज किया गया कि हमने उस समय इस बीमारी को कंटेन करना था, रोकना था। तो कहीं हमें उनको एक जगह पर रखना था ताकि वो आगे स्प्रेड ना हो पाए। तो WHO के अकॉर्डिंगली सिर्फ 20% जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। तो ये रहा हमारे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन जी। व्हाट इज द शेप ऑफ कोरोना वायरस? इज इट brick like structure with projections, leaf like structure with projections, round shaped structure with projections, or none of the above? जी, everyone answered in C. So many answers and all are C. या आई नो कि इसके अंदर हमें पास काफी सी के आंसर आएंगे। हमने इसको काफी इसकी पिक्स भी देखी हैं। तो जो मैंने आपके यहाँ सामने एक पिक भी दिखा रही हूँ यहाँ पर, जो इमेजेस टेकन बाय द साइंटिस्ट शो द राउंड शेप ऑफ द वायरस एज वेल एज प्रोजेक्शंस और स्टॉक्स जेटिंग आउट फ्रॉम इट्स सरफेस। तो काफी हद तक ये हमारे पास राउंड शेप का है। ओके, so this is our next question on the screen. What do you understand by flatten the curve in context with corona? यहाँ पे पर्टिकुलर आपको कोरोना से रिलेट करके फ्लैटन द कर्व के बारे में बताना है। आंसर्स आ रहे हैं विनोद मैम? अभी टाइम हाँ, थोड़ा सा कोई बात नहीं, आई जी 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 कोई बात नहीं, 2-3 मिनट अगेन लगेंगे। या आंसर्स आने शुरू हुए। विनोद मैडम आपने भी 2 डिवाइस से लॉगिन किया है? नहीं सर, मेरा दूसरा स्विच ऑफ है और मैंने एक ही से किया है। मैंने फोन साथ में स्विच ऑफ करके रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी जी सर, थैंक यू। अभी बेटर, थैंक यू। So many answers and answers are so different. कुछ एक दो आंसर कुछ शेयर हाँ कर जी दें। हाँ जी। Less number of cases with increase of time, number of patients don't rise exponentially by each passing day, then stable number of patients, equal health system, no increase in number of patients, number of people cured is equal to number of infected, then increase steadily, no case, stable condition, number of cases are not increasing exponentially, like that. There are so many answers. विनोद जी, जी हाँ विनोद जी, सुनीला जी। मैं इसमें आंसर्स तो नहीं दे रही हूँ क्विज में जी। इसका मैं क्योंकि वर्ड्स में आंसर देना है, मैं भी कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। जी सुनीला मैम, बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है सुनीला मैम, प्लीज। कर्व जब हम ग्राफिकली देखते हैं तो फ्लैटन कर्व तब होता है जब वो कांस्टेंट हो जाता है, नंबर कोई भी हो। जी। तो मैं उसको उस स्थिति में देखती हूँ जब नंबर ऑफ केसेस जी एवरी डे ऑलमोस्ट सेम हो जाए, वो नंबर कोई भी हो, ऑलमोस्ट सेम हो जाए, तो एवरी इंक्रीजिंग डे द कर्व विल बी फ्लैट, मीन्स इट इज नॉट ऑन द राइज like not rising curve, rather flat means constant number. Yeah, thank you Sunila ma'am. This is how we see it. Yeah, thank you Sunila ma'am for additional information. Over to Poonam madam. जी Poonam ma'am, please continue. जी सुनीला मैम, आप बिल्कुल ठीक आपने बयान किया। मैं आपको आपके सामने ये पिक भी दिखा रही हूँ। फ्लैटन द कर्व रेफर्स टू
community protective measures like lockdown, washing our hands, avoiding crowds, avoiding travel, and then working from home or staying at home if sick, so that it keeps the daily number of disease cases at a manageable level for medical providers. तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सुनीला मैम कि जब मैंने ये कब जो है हेल्थ कैपेसिटी के बराबर पेशेंट हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक ये राजेंद्र मैंने सर। जवाब भी दिया था। जी सर, हाँ बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। तो आप लोगों ने, ये 5वां प्रश्न था हमारे पास, आप सभी लोगों ने एक बात नोट की होगी इसके अंदर कि इस सारी क्विज के अंदर इन 5 प्रश्नों के अंदर एक मैथ्स कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। जैसे पहले क्वेश्चन में डेट्स को मैंने लिया था, जहां पे हम कैलेंडर कॉन्सेप्ट भी बच्चों के साथ लेकर आ सकते हैं। दूसरे प्रश्न में मोर देन का था। देन तीसरे प्रश्न में मैंने परसेंटेज को लिया। चौथे प्रश्न में मैंने शेप की बात की और 5वें प्रश्न में कर्व की बात कही गई। तो ये 5 जो क्वेश्चन थे, बिकॉज क्विज के अंदर बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो साइंस से रिलेटेड थे, बट उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया कि जहां पर मैं मैथ्स का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लेकर आ पाऊं। तो विनोद मैम बता सकते हैं कि हमारी क्विज को कौन जीता? मैम ऑल आर विनर्स, सभी के लिए जोरदार तालियां, बिकॉज ऑल वर इन लर्निंग मोड और सभी क्विकली आंसर दे रहे थे, इतनी जल्दी आंसर्स आ रहे थे और सबसे पहले देने की कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे ठीक आंसर्स आ रहे थे। सो लेट अस क्लैप फॉर एवरीवन एंड एवरीवन ट्राइड और हम सारे जो है वो ठीक आंसर अल्टीमेटली जान गए। सो लेट अस क्लैप फॉर एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए क्लैपिंग बढ़ती है और सबके लिए, सबका पार्ट लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस क्विज में पार्ट लेने के लिए। तो चलिए हम अपने अगले पोर्शन पर आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम क्लास 6 के बच्चों के साथ, हम इसको किस तरीके से उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी ऑब्जर्वेशंस के साथ हम शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ कुछ इस तरीके से कन्वर्स किया जाता है। मैंने कुछ अपने मेंटी स्कूल के बच्चों के साथ इसको अप्लाई भी करके देखा कि जैसे बच्चों को हम ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों, अच्छा आप लोग ये जानते हैं कि इस समय हमारे देश में कोरोना वायरस नाम की महामारी फैली हुई है और आपने यह भी देखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, जहां शाम को हमने क्लैपिंग के द्वारा अपने जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो डॉक्टर्स, पुलिस वगैरह सब, उनको क्लैपिंग के द्वारा उनका स्वागत भी करा था, उनको शुभकामनाएं दी थी। और फिर प्राइम मिनिस्टर जी ने, प्रधानमंत्री ने हमारे देश के 24 मार्च को पहला लॉकडाउन अनाउंस किया। तो क्या आपने अपने आसपास या रिश्तेदारों में या पड़ोस में किसी से सुना हो या किसी को इस बीमारी से ग्रस्त देखा हो या कोई उससे रिकवर हुआ हो? तो डेफिनेटली बच्चे इसमें आपको बताने लगेंगे अपने आसपास का, या हो सकता है उनकी फैमिली का भी कोई केस हो। तो वहां से हम आगे बढ़ते हुए चल सकते हैं। तो आफ्टर दैट वी कैन से कि क्या आप इसी चीज को मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन सब के दिल्ली में जो कोरोना के आंकड़े हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं कि कितने कंफर्म केसेस हुए, कितने रिकवर्ड हैं या कितने डिजीज केसेस हैं। तो जब बच्चों को हम ये कहेंगे तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं इस आंकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने भी ये आंकड़े इकट्ठे करे हैं, इसमें कुछ बच्चों ने भी मेरी मदद करी थी। तो यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के आंकड़े हैं। ये आंकड़े तकरीबन मिड ऑफ जुलाई के करीब के आंकड़े हैं। अब जब बच्चों ने दिल्ली के ये महीनों के आंकड़े इकट्ठे कर लिए 5 महीनों के, तो यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए उनको अब स्टेट्स पे ले जा सकते हैं कि चलो बच्चों, आपने दिल्ली का तो कर लिया, हम दिल्ली में रहते हैं, पर बहुत से बच्चे बाहर की स्टेट्स के भी हैं, तो चलिए इंडिया की कोई 6 स्टेट्स के डाटा को इकट्ठा कीजिए। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 6 स्टेट्स की ये डाटा के मैं आंकड़ों को दिखा रही हूँ, तो बच्चे भी इसी तरीके से कोई भी 6 स्टेट्स के उनको आप बता सकते हैं कि इन 6 स्टेट्स के आंकड़ों को जो है आप इकट्ठा कीजिए। और यहीं तक ही लिमिटेड ना रहते हुए, बिकॉज इट्स अ पेंडेमिक,
क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड तक फैली हुई है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा बच्चों चलो आप वर्ल्ड की कोई 5 या 6 कंट्रीज का भी आंकड़े जो है इकट्ठे करो। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि टेबल 3 में मेरे पास कुछ स्टेट्स, कुछ कंट्रीज के जो आंकड़े हैं उनको भी मैंने इकट्ठा करा है। अब जब ये आंकड़े इकट्ठे हो गए, इसके बाद मैंने इन 2 टेबल्स को आमने सामने रखा है, टेबल 1 एंड टेबल 2 को। यहाँ पर हम लाके बच्चों के साथ अब ये कन्वर्स कर सकते हैं कि बच्चों टेबल 1 और टेबल 2 की क्या आप तुलना कर सकते हैं और क्या बता सकते हैं कि आप इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो डेफिनेटली बच्चे इसके अंदर ढूंढने लगेंगे और जब बच्चों ने एक बार ये चीज ढूंढ ली तो वहीं से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए उनसे पूछ सकते हैं कि क्या इसमें आप सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या ढूंढ सकते हैं। ओके, जब बच्चों ने ये भी ढूंढ लिया, फिर नेक्स्ट आगे करते हुए उनसे हमारा प्रश्न आ सकता है कि ओके, क्या इन 3 अंकों की संख्या में अब हम क्या जमा करें कि हमारे पास 5 अंकों की संख्या आ जाए। अब जब बच्चों ने ये भी कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा उनके पास आ सकता है कि ओके, अब 5 अंकों की संख्या इन 3 अंकों की संख्या से कितनी बड़ी है। जब बच्चा यहां तक वेल वर्स्ड हो गया, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उनके पास ये जा सकता है कि अब आप ये टेबल देख रहे हैं, क्या इसको बढ़ते और घटते क्रम में लिख सकते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली उनका हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा कि मैम ये दिल्ली वाला जो है हमारे पास यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो बढ़ते क्रम में दिख रही हैं और जो स्टेट्स वाला चार्ट है हमारे पास टेबल है वहां पे हमें कुछ घटते क्रम में दिख रही है, कुछ बढ़ते में भी दिख रही है। तो यहीं पे हम बच्चों को कह सकते हैं ओके, जैसे दिल्ली वाला केस है अब आप इसे बढ़ते क्रम में लगाओ और जो दूसरा टेबल है उसको आप इसको घटते क्रम में लगाओ। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए कि क्या मार्च से जून तक संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हो रही हैं। या अगर मेरे पास जैसे रिकवर्ड केसेस मार्च में 20 हैं, अगर इनमें मैं 2 जमा करती हूँ और कंफर्म्ड केसेस 93 हैं, इनमें मैं 2 जमा करती हूँ तो क्या हमें सम संख्या मिलेगी या विषम संख्या। यहां से हम फिर से उनको सम संख्या और विषम संख्या के ऊपर लेकर आ सकते हैं। और यही नहीं, फिर क्या ये संख्याएं 2, 3 या 4 से विभाजित हो रही हैं या इनके फैक्टर्स क्या हैं। तो इस तरीके से मूव करते हुए हम इन दोनों टेबल्स पे उन पर बात कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड एंड थर्ड टेबल को कंपेयर करूं, आगे करते हुए ये आपकी स्क्रीन पे सेकेंड एंड थर्ड टेबल है। क्या आपको इन दोनों टेबल्स में कोई अंतर नजर आ रहा है। आप में से कोई माइक अनम्यूट करके बताना चाहे। विनोद में मैं ना चैट पे यहाँ नहीं पढ़ पा रही हूँ बिकॉज मेरा स्क्रीन शेयर है, तो अगर कुछ ऐसी बात आए तो प्लीज मुझ में, हाँ प्लीज उसको मुझे बता दें। चैट पे बताती हूँ। हाँ जी, तो आप में से कोई ये शेयर करना चाहेगा कि क्या आपको इन दोनों टेबल्स में कुछ अंतर नजर आ रहा है। कोई भी साथी अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। विनोद मैम। जी पूनम मैडम, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है नीता मैडम का, एक क्वेश्चन आया है, प्लीज एक्सप्लेन टेबल 1। ओके जी ओके जी, वो मैं अभी बाद में दोबारा लेती हूँ उसको, अभी आगे चल के मैं नोट डाउन करके रखती हूँ। आंसर जी। भी आया है पूजा गनोत्रा मैडम से, टेबल 2 with 4 columns and table 3 with 2 columns. That is the answer. Table 2 with 4 columns and table 3 with 2. That is the answer. आपको ये टेबल 3 में मेरे को एक और इंटरप्रिटेशन भी इसमें दिख रही है कि टेबल 1 में जो है वो इंडिया की स्टेट्स हैं, टेबल 2 में, और टेबल 3 के अंदर आप कंट्रीज का डेटा लेके चल रहे हैं। वहाँ पे हम ग्लोबली रिकवर्ड केसेस भी साथ ही साथ देख रहे हैं और यहाँ पे हम सिर्फ स्टेट्स का डेटा देख रहे हैं। जी
थैंक यू। Any other difference? कोई और साथी? Please unmute yourself and share what do you want to say. पूनम मैडम एक बार अपना क्वेश्चन आप रिपीट करें प्लीज। मैंने इन दोनों टेबल्स के आपको सामने शो कराया और बच्चों से क्वेश्चन पुट कर रही हूँ कि क्या आपको इन दोनों टेबल्स के अंदर क्या क्या अंतर नजर आ रहा है? टेबल 3 में रिकवर्ड एंड डिसीज्ड केसेस नहीं है। नहीं है, राइट। और ओनली कंफर्म केसेस उनकी कुछ संख्याओं में कुछ अंतर नजर आ रहा है। मैं बताती हूँ, एक में इंटरनेशनल सिस्टम है, एक में इंडियन सिस्टम है। किसने आंसर दिया ये? संतोष हसीजा। संतोष मैम ने। वेरी वेरी नाइस संतोष मैम। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं यहाँ पर इसी चीज को लाना चाह रही थी कि इन दोनों टेबल की संख्याओं में कॉमा का अंतर नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली वहां पर भी हम जब बच्चों से बात करेंगे, जैसे नीता मैम ने या पूजा मैम ने आंसर किया, बिल्कुल ठीक है वो भी, लेकिन जब हम यहाँ संख्याओं की बात करेंगे तो कुछ बच्चे ही शायद इसका आंसर दे पाए कि हमें यहाँ दोनों तरफ तो संख्याएं हैं, लेकिन इन जो कंट्रीज है यहाँ वर्ल्ड की, वहां हमें कॉमा का डिफरेंस नजर आ रहा है, और जबकि जो यहाँ इंडिया की स्टेट्स है वहां कॉमा डिफरेंट प्लेस पर लगा हुआ है। तो यहीं से इन दोनों को लेते हुए हम इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे मैंने वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी उनके आंकड़ों को भी बच्चों को इकट्ठा करने के लिए खोला, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में हम इनकी जो आंकड़े होते हैं उनको मिलियन बिलियन के अंदर ही हम लेकर जाते हैं। सो थैंक यू सो मच संतोष मैम। इसी तरह हम बच्चों के द्वारा कलेक्ट किए हुए आंकड़ों से क्लास 6 के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो चैप्टर्स हैं, जैसे नोइंग आवर नंबर्स, होल नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, इनके कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इन सभी को हम दिखा सकते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने आगे। एक सवाल मैडम। जी सर, सुन पा रहे हैं क्या? जी उमा शंकर सर। एक ये फेसबुक का सवाल है। फेसबुक पे छवि अरोड़ा मैडम है, वो पूछ रही हैं कि इट मीन्स दैट द कोरोना स्प्रेड इज कांस्टेंट, द नंबर्स आर कांस्टेंट, क्वेश्चन मार्क। क्या कोरोना जो स्प्रेड है वो कांस्टेंट है? क्या नंबर कांस्टेंट है? ऐसा उनका सवाल है। ओके, क्या कोरोना स्प्रेड का नंबर कांस्टेंट है? नो, हाउ कैन इट बी कांस्टेंट? अगर ये कांस्टेंट होता तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसका भी आंसर डिपेंड करता है स्टेट्स टू स्टेट्स। जैसे हम इसकी थोड़ी आगे भी बात करेंगे, बिकॉज अगर हम दिल्ली में देखें तो इस समय हमारी पोजीशन बहुत अच्छी चल रही है। हम इसमें आगे अभी आएंगे उस चीज के ऊपर। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रख लेती हूँ सर, उसके बाद मैं इसका आंसर देती हूँ ताकि आगे हम चले तो उसके साथ ही इसको ले पाए। जी, तो हम अपनी अगली स्लाइड पे रखते हैं, मैं इसको ध्यान रखूंगी जी। तो अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स। तो डेफिनेटली जब हम बच्चों को यूनिट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो ज्यादातर हम बच्चों को लेकर आते हैं किलोमीटर, मीटर, फिर देन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यहाँ तक हम लिमिटेड उनको रख देते हैं। और स्केल के अंदर भी हम बच्चों को यही दिखाते हैं, अच्छा ये इंचेस है, सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर आते हैं। पर क्योंकि जहाँ पर हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम बच्चों से इस तरीके से कन्वर्ट स्टार्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज कोरोना वायरस डिजीज। पहले तो उनसे बात करने के लिए, चाहे ये थोड़ा सा साइंस से भी रिलेटेड हो, पर हम उनके साथ कन्वर्स कर सकते हैं बच्चों के साथ। और फिर उसके बाद कि क्या ये वायरल है या बैक्टीरियल है, तो क्या आपने इस वायरस को देख भी रखा है? डेफिनेटली बच्चों का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि कुछ बच्चों से जब मैंने बात की, और मैंने पीछे एक वीडियो भी देखी जहां पर एक लेडी हमें कह रही थी, जब उससे पूछा गया कि आपने कोरोना वायरस को देखा हुआ, ये कैसा होता है, तो शी वाज सेइंग कि लाल रंग का इतना बड़ा सा वायरस है जो हमारे मुंह से अंदर चला जाता है, बॉल की तरह का है। तो कहीं ना कहीं हमें इन बच्चों को जरूरत है कि इस वायरस का साइज क्या है। तो इस वायरस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी जो है वो विद डायमीटर 0.06 माइक्रोन्स का है,
a biggest particle with diameter 0.125 माइक्रॉन्स है, और 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोन होते हैं, यानी कि इसका जो सबसे बड़ा पार्टिकल भी है वो भी 0.000125 मिलीमीटर का है। यानी कि इतने छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया और हमें अपने अपने घरों में बंद रहने को मजबूर कर दिया। हमने पीछे कई वीडियोस भी देखी, न्यूज में भी सुना कि जब हम घरों में बंद थे तो बहुत सारे जानवर हमारे रोड्स पे आ गए, चिड़िया वापस आने लग गई, चिड़ियों ने कई जगह अपने घोंसले बनाए। तो इस तरीके से शायद कहीं ना कहीं नेचर भी अपने आप को क्लीन कर रही थी, लेकिन हमें साथ में बच्चों को इस चीज को अवेयर करना बहुत जरूरी है कि क्यों हम कहते हैं कि हमारा मास्क जो है वो 3 लेयर्स होना चाहिए, क्यों हम N95 मास्क की बात करते हैं, या हमने जब कपड़ों के मास्क बनाए तो उसके अंदर भी 3 लेयर्स की बात की, क्योंकि इतना छोटा पार्टिकल जो है वो हमारी सांस से अंदर ना जा पाए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। अब क्योंकि हमारे बच्चों ने इतने आंकड़े कलेक्ट किए हैं तो डेफिनेटली डाटा हैंडलिंग को तो इंट्रोड्यूस करना बनता ही है। तो जैसे हमने कोरोना की कंफर्म, रिकवर्ड एंड डिजीज केसेस को जानने के लिए न्यूमेरिकल फिगर्स की हमें जरूरत पड़ी, तो इन्हीं न्यूमेरिकल फिगर्स को ऑब्जर्वेशंस कहा जाता है, और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को एक साथ इकट्ठा करने को डाटा कहते हैं। और फिर डाटा हैंडलिंग क्या है? Then data handling is a way in which data can be represented graphically, ताकि क्लियर आइडिया मिल सके कि क्या ये रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही हम रॉ डेटा की भी बात कर सकते हैं कि जिन ऑब्जर्वेशंस को इनिशियली इकट्ठा किया जाता है उनको रॉ डेटा कहते हैं। ऑल्दो यहाँ आज मैं इसको सिर्फ ग्राफ तक ही सीमित कर रही हूँ, परंतु हमें कहीं बच्चों को ये भी बताना बहुत जरूरी है कि डेटा हैंडलिंग के कई आयाम होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, सेंट्रल टेंडेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, and then we can tell our students that what are commonly used diagrams to represent this numerical data, जैसे बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है, पिक्टोग्राफ है, पाई चार्ट है, और इन्हीं सभी ग्राफ्स के अंदर क्या डिफरेंस है। इन सब बच्चों को सारी बातों को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। और एक खास बात बच्चों को बतानी और बहुत ज्यादा जरूरी है कि बार ग्राफ जो है वो सिर्फ वर्टिकल ही नहीं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे हम बार ग्राफ को बिल्कुल इसी तरीके से दिखाते हैं जैसे हमारे पास वर्टिकल जो है वो ग्राफ्स जो हैं वो बने हुए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी जो फर्स्ट हमारा नीलम मैम ने भी क्वेश्चन करा था कि हमने टेबल फर्स्ट को एक्सप्लेन करने की बात की थी, मैं उसको यहाँ पर बहुत क्लियरली यहाँ बार ग्राफ के थ्रू दिखा रही हूँ, जहां पर मैंने दिल्ली स्टेट्स के 5 महीनों का आंकड़ा जो है इकट्ठा किया था, जहां हमें पहले ये ऑरेंज से कलर में जो आपको बार दिख रहा है वो हमारे पास कंफर्म केसेस का बार है, और यहाँ पे रिकवर्ड जो है वो सेकंड ऑरेंज कलर का हमें बार दिख रहा है। तो बहुत क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जहां हमारे पास कंफर्म केसेस थे वहां रिकवर्ड केसेस की परसेंटेज भी काफी हाई है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास डिजीज केसेस ज्यादा है, नो डाउट मैं कहूंगी कि शायद किसी का 1% भी अगर कोई ऐसा डिसीज है तो उस फैमिली के लिए वो बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो उतना अभी हमें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां ये वायरस अफेक्ट कर रहा है पर साथ में ही हमारे यहाँ रिकवरी भी बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से ये सेकंड टेबल का ग्राफ बनाया है जहां हमें सारी स्टेट्स का डेटा हमारे पास एक साथ दिख पा रहा है कि महाराष्ट्र में कितनी ज्यादा है और उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद दिल्ली। ये अराउंड मिड जुलाई का डेटा है, थोड़ा सा हो सकता है कि अभी इसके अंदर चेंजेस जो हैं हो। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ थर्ड टेबल, जहां पर वर्ल्ड की कंट्रीज का ग्राफ दिखाया हुआ है कि वर्ल्ड में कितनी हमारे पास कोरोना के कंफर्म केसेस आ चुके हैं और यूएस में कितने
बढ़ चुके हैं। यहीं पे थोड़ा सा मैं फ्लैटन द कर्व की बात बताना चाहूंगी कि अगर आप प्रेजेंटली न्यूयॉर्क स्टेट का इस समय डाटा देखें तो कुछ देर पहले न्यूयॉर्क स्टेट में बहुत हाई केसेस थे जो पॉजिटिव थे हमारे पास और काफी हॉस्पिटलाइजेशन थी, पर जैसे जैसे वहां पर प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं, कम्युनिटी प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं वो यूज होने लगे, न्यूयॉर्क स्टेट की जो आंकड़े हैं अगर अब वहां देखें वहां कर्व जो है वो फ्लैटन हो चुका है। और पीछे लॉन्ग आइलैंड के लिए तो ये आया हुआ था कि शायद मुश्किल से एक दिन में उनके 50 केसेस आए और एक दिन का ऐसा केस था कि वहां सिर्फ 10 केसेस आ रहे थे। तो उसी को ही हम फ्लैटन द कर्व कहेंगे। ऑल्दो अभी भी ये न्यूज है कि अमेरिका में बाकी स्टेट्स के अंदर ये इंक्रीज हो रहा है। जैसे इसको हम अभी दिल्ली के अंदर भी देख पा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हमारी पोजीशन जो है वो काफी हद तक बेटर होती जा रही है। हालांकि इंडिया की कुछ और स्टेट्स के अंदर ये इंक्रीज हो रहा है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ नीता बत्रा मैम का हाँ हैंड रेज है। नीता बत्रा मैम कुछ कहना चाहती हैं? हाँ पूनम मैम, मैं एक्चुअली टेबल 1 पे ही बात करना चाह रही थी। एक बार ये टेबल 1 को आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरीके के 4 मंथ्स का डेटा हमारे साथ शेयर किया है। मैं यहाँ पे आपसे ये क्लैरिटी चाह रही थी, एक बार आप इनिशियल टेबल पे आ जाइए जो आपने स्टार्टिंग में दिखाई थी हमें, टेबल 1 जी जी। तो यहाँ पे आप मार्च में कंफर्म केसेस हमें 97 दिख रहे हैं यहाँ पर, और अप्रैल में 1154। तो ये जो आपने केसेस निकाले हैं ये आपने कैसे निकाले हैं, एक बार थोड़ा सा आप ये बताएंगे? क्या ये अप टू अप्रैल है या फिर आपने डिफरेंस निकाला है दोनों महीनों का? नहीं डिफरेंस नहीं निकाला, ये अप टू अप्रैल है। एक्चुअली में ये मिड मार्च का तकरीबन, थोड़ा सा मार्च का तो एंड मार्च का है, बट अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल मई जून जुलाई ये मिड अप्रैल का करीब का डाटा है। बिकॉज जैसे अगर आप सुबह भी केसेस देखें और रात तक केसेस देखें तो उनके अंदर भी डिफरेंस आना स्टार्ट हो चुका है नंबर ऑफ केसेस में, कि सुबह कुछ हो रहा है रात तक थोड़े और बढ़ जाते हैं क्योंकि डाटा ये फ्लक्चुएट कर रहा था। बट ये मिड अप्रैल के तकरीबन मैंने डेट के हिसाब से डाटा लिया है, और मार्च का अप्रोक्सीमेटली 30 मार्च का, और अप्रैल भी थोड़ा सा एंड में आ जाता है, जैसे 20 अप्रैल के आसपास का ये डाटा जो है मैंने कलेक्ट करा है। तो ये जो है जैसे मार्च के अंदर 97 है, लेकिन ये अप टू अप्रैल तक 1154 केसेस हैं कंफर्म केसेस। ऐसा नहीं, ये क्यूमुलेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ना फिर यहाँ जी पर? जी 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 बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर ये जुलाई नहीं, यहाँ पे ये अप टू जुलाई होना चाहिए कि कंफर्म केसेस अप टू जुलाई इतने हैं, रिकवर्ड केसेस अप टू जुलाई इतने हैं। तो यहाँ पे अप टू शुड बी देयर, बिफोर जुलाई, बिफोर जून, बिफोर मई। जी थैंक यू नीता, बिल्कुल ठीक। तो विनोद मैम हम आगे बढ़े? जी पूनम मैम, क्योंकि चैट बॉक्स में अभी फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी कैन मूव फर्दर। जी थैंक यू नीता मैम। इसमें मैडम इस वाले ग्राफ टेबल में मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसी टेबल में सर? हाँ नहीं, इस वाले में टेबल 3 का जो ग्राफ ये आपने बनाया ना जी, इसमें ये हाँ ये वाला जैसे वर्ड का दिखा रखा है आपने कुछ ये, और ये यूएसए का उससे ज्यादा दिखाया हुआ, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है ये। जी मतलब यूएसए में सबसे ज्यादा, वर्ड में पूरे कम रह गई है, वर्ड में यूएसए इंक्लूड। जी मैं आपको वो लेकर थोड़ा सा आती इसको हूँ। क्लियर कर दें। हाँ प्लीज। जी मैं उसी टेबल पे लेकर आ रही हूँ। जी जैसा कि सर आप यहाँ देख पा रहे हैं, आई थिंक कि वर्ल्ड के अंदर नो डाउट हमारे पास कम दिखा रहा है, और जबकि यूएसए के अंदर हमारे पास ज्यादा दिखा रहा है। सर ऐसा नहीं अब रहे थोड़ी है मैडम, हाँ एग्जैक्ट डाटा दिखाएं। हाँ जी पूनम मैडम ऐसा थोड़ी है तो पूरा एग्जैक्ट डाटा दिखाएं, ये डाटा का यूज करना दिखा रहे हैं बस। हाँ जी ऐसा करते हैं पूनम मैडम, मैं सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेती हूँ।
पहले हम पूरा सुन लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को एंड में एड्रेस करते हैं। विल इट बी ओके उमा शंकर सर, है ना? मैम एक चीज मैं कहना चाह रही थी, पूनम अरोड़ा मैडम जो चीज कहना चाह रही है वो है डेटा का यूज कैसे करना है, किसी भी सिचुएशन में हम मैथमेटिक्स को कैसे लगा सकते हैं, कोविड में हम मैथ्स को कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा क्या आया, उन्होंने अगर अप्रोक्सीमेट डेटा भी लिया तो उसमें क्या गलत है, हम डेटा पे क्यों जा रहे हैं? जी बिल्कुल, एंड में लेते हैं वैसे भी क्वेश्चंस को। ठीक है पूनम मैम? जी पूनम मैडम आप आगे बताइए। हाँ, थैंक यू सो मच। अनुराधा थी आई थिंक, मैं आवाज से अगर पहचान पा रही हूँ। थैंक यू सो मच अनुराधा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ मैं उन्हीं का यूज करना दिखा रही हूँ, पर मुझे भी यहाँ पर शायद ये लग रहा है उमाशंकर सर के पास से कि शायद कहीं यहाँ एक फिगर का रह गई है कुछ गड़बड़, बिकॉज शायद ठीक बात है ये कि वर्ल्ड के अंदर अगर पूनम कोई बात नहीं, आगे बढ़ो पूनम, आगे बढ़ो, आगे का बताओ, कोई बात नहीं, उसको बाद में देखेंगे। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज म्यूट। पूनम पूनम आगे करो। जी मैम। तो हाँ, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख पा रहा है, तो हमने उसी को डेटा को यूज करते हुए देन बार ग्राफ को लिया। यहाँ पर ही बिकॉज मैं बच्चों को ये बता पा रही हूँ, मैं जो अपने क्लास के अंदर जो एग्जांपल्स लेती हूँ इस चीज के लिए, आप लोग भी काफी लेते होंगे, तो जब डेली लाइफ के मैं अगर एग्जांपल्स लेती हूँ तो खासकर 6th क्लास के अंदर हमें रिपोर्ट कार्ड के अंदर भी बच्चों को हाइट एंड वेट जो है वो काफी उनको नोट करना पड़ता है रिपोर्ट कार्ड के अंदर, या फिर ऑनलाइन भी हमें उसे भेजना पड़ता है। तो वहां पर मैं उन बच्चों को जब इस पे लेकर आती हूँ तो खाली हाइट एंड वेट ये ना कहे कि आप घर से कलेक्ट कर गया हो, स्कूल में भी हमारे पास बने होते हैं स्केल्स के जहाँ से बच्चे हाइट कलेक्ट कर सकते हैं अपनी, या वेट अपना नोट कर सकते हैं, कि आप उन सारी क्लास की उस बच्चे का हाइट एंड वेट जो है आप कलेक्ट करो, सारी आती हूँ। साथ में उसमें बीइंग अ क्लास टीचर या जिसको भी ये चाहिए डाटा, उसके पास भी वो चीज कलेक्ट हो जाती है और बच्चे जो है इसका इजीली जो है वो पैराग्राफ बना पाते हैं। एक और एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूंगी जो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। मैं ज्यादातर अपनी क्लास में बच्चों को बोलती हूँ कि अच्छा आपको क्या करना है, अपनी क्लास के बच्चों की शूज का जो है नंबर वो नोट करना है। तो वहां पे बच्चों को बड़ा मजा सा कुछ आता है कि अरे हमें तो शूज देखने के किसके कितने नंबर का किसने शूज पहना हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं उनको लेकर ग्राफ पे आ जाती हूँ, या जिस बैकग्राउंड से कई बार हमारे बच्चे आते हैं तो वहाँ पे फैमिलीज बहुत नियर हैं, उनके घर बहुत पास हैं और काफी मेंबर्स होते हैं। तो फिर मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि आप अपने जो आसपास 10 फैमिलीज का भी ये वैसे है बॉम्बे का जो बिल्डर है, तो ये प्रीमियम इस पे चल रहा है 12-13 लाख रुपए का। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज रिक्वेस्ट टू एवरीवन एक्सेप्ट फॉर द स्पीकर, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू पूनम मैम। हाँ, तो बस उसी को मैं आगे बता रही थी कि ऐसे मैं कुछ एग्जांपल्स अपनी क्लास में लेती हूँ। जैसे फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं उनको बच्चे नोट करके आए, और उसके बाद फिर मैं उनको बार ग्राफ के कॉन्सेप्ट पे लेकर आती हूँ। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहें, जैसे 8th क्लास तक ले जाना चाहें, तो हम यहाँ उनको पाई चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आप इन्हीं आंकड़ों को जो है वो पाई चार्ट के अंदर जो है आप उनको यूज कर सकते हो, इन्हीं आंकड़ों को। तो बस मैं लास्ट के अंदर कोई कुछ कहना चाहता है? विनोद मैम आवाज यार हम इतनी बार आए, हमारी नजर क्यों नहीं। उमा शंकर सर प्लीज, कौन है, मैंने रिक्वेस्ट किया है बार बार, काइंडली जस्ट म्यूट योरसेल्फ, रिक्वेस्ट टू एवरीवन। जी थैंक यू। ओवर टू पूनम मैडम, प्लीज कंटिन्यू पूनम मैडम। थैंक यू विनोद मैम। बस मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आखिरी में कि इस महामारी के दौर में ढलना तो एक दिन सबको है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखो, रोज ढलकर भी हर दिन उम्मीद से निकलता है। तो बस मैं यहाँ पर करते हुए ही अपनी बात को विराम देना चाहूंगी कि मैथमेटिक्स इज नॉट मेयरली अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, कंप्यूटेशंस और एल्गोरिथम्स। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग विद रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम। साथियों, अभी हम एक डेकोरम मेंटेन करते हैं। इफ यू हैव सम क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड्स या चैट बॉक्स में लिखें, देन आई रिक्वेस्ट यू वन बाय वन सो दैट सारे एक साथ ना माइक जो है वो अनम्यूट हो जाएं।
so please raise your hands or write in chat box. मुझे hand raise तो नहीं दिखाई दिया है। मैं चैट बॉक्स खोल के देखती हूँ। चैट बॉक्स में कुछ बातें हैं। चैट बॉक्स में क्वेश्चंस नहीं है। यस, देयर आर कमेंट्स बट क्वेश्चंस नहीं है। साथियों, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चंस। हेलो पूनम मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सेशन। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको कुछ चैलेंजेस आए इस तरीके के सेशंस को प्लान करने में या स्टूडेंट्स के रिफ्लेक्शन आने में? अगर आए तो प्लीज वो शेयर कीजिए। जी, पहले तो मैं नाम जानना चाहूंगी किसने। हेलो मैम, मैं संगीता शर्मा। ओके, हाँ, थैंक यू संगीता। चैलेंजेस तो थोड़े से मैं आपको बताऊं, आंकड़ों को इकट्ठा करने में ही थोड़े आए थे, बिकॉज आंकड़े हर पल बदल रहे हैं। तो शायद जो जैसे उमा शंकर सर ने रेज किया, तो जब मैं भी कलेक्ट कर रही थी इनका, तो शायद मैंने जिस दिन वर्ल्ड का आंकड़ा देखा, बिकॉज मुझे इजीली नहीं मिल पा रहे थे ये चीजें भी, ऑल्दो मैंने कुछ गवर्नमेंट साइट से इकट्ठे करे, बच्चों को भी बोला, तो मैंने शायद जब वर्ल्ड की वो आंकड़े में नोट कर रही थी, या मैंने नेक्स्ट डे यूएस का करा, या उसमें शायद कुछ जीरो ज्यादा लग गया, शायद वो इस वजह से वो ग्राफ का दिख रहा है, तो थोड़ा सा चैलेंज मुझे उसी में आया। अदरवाइज ज्यादा मुझे चैलेंज उस चीज के अंदर कोई बहुत ज्यादा आए नहीं। ओके मैम, राइट मतलब जैसे अभी अनुराधा मैम ने भी बोला कि अभी हमारा कंसर्न मेथड के ऊपर है, पर मैं आपका देख रही हूँ कि आपने बहुत एफर्ट लगाए कि मुझे सही डाटा मिल जाए। तो मैम, कोई इसके पीछे आपकी इंटेंशन थी कि भाई सही डाटा मैं लेके जाऊं बच्चों के बीच में? तो अगर वैसे मैं समझ पा रही हूँ, पर अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा मैम। नहीं मैम, मेरा भी ये मानना है कि जब हम कोई चीज शो कर रहे हैं तो वो गलत तो सामने नहीं जानी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट साइड से ही, ऑल्दो मैंने कुछ इकट्ठे करे हैं डेटा और कुछ थोड़ा बच्चों की भी हेल्प ली उसके अंदर, तो अगर हम किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ तो हम सभी मेंटर्स आते ही हैं, आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई भी गलत चीज सामने नहीं आनी चाहिए, कि अगर कोई कल को काउंटर भी उसको चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। और शायद आपने देखा होगा, मैंने एक टेबल पे वहां पर डेट भी डाली है, बिकॉज मैंने 2 बार कलेक्ट किए थे, थोड़ा बच्चों के साथ मैंने जब अप्रैल में भी ये काम वो शुरू करा था धीरे धीरे करते हुए, लेकिन जब यहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी थी तो मैंने उन आंकड़ों को फिर चेंज किया, और शायद मुझे लग रहा है कि वो एक फिगर की गलती वो तभी वहीं रही होगी, बिकॉज फिर मैंने जुलाई के अंदर फिर इन आंकड़ों को दोबारा से सारा चेंज करा, दोबारा सारे कलेक्ट करे। ये तकरीबन आई थिंक 13 जुलाई के आसपास की बात है, मैंने वहां डेट भी ऊपर स्पेसिफाई करी है कि पर्टिकुलर ये किस डेट के आंकड़े हैं, ताकि अगर आप भी इनको चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट डेफिनेटली बच्चों के साथ ये जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बच्चे जब कलेक्ट करके आएंगे तो उनके अंदर मैंने बताया जैसे सुबह के आंकड़े कुछ और होगा और शाम का आंकड़ा कुछ और हो जाएगा, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, तो वहां हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर बच्चे सेम आंकड़े नहीं लाते, अगर बच्चों का बार ग्राफ डिफरेंट भी बनता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो उस मेथड पे उसको लेकर जाना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो वो बार ग्राफ कैसा भी बने, छोटा बने बड़ा बने, उससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू जी, कोई साथी और सवाल पूछे? ओके, नाउ आई रिक्वेस्ट राकेश गुजराल सर। राकेश गुजराल सर आज अभी ऑब्जर्वर की भूमिका में थे। सर, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है आज के सेशन के लिए? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड वी रिक्वेस्ट यू फॉर टुडेज सेशंस फीडबैक एंड ऑब्जर्वेशन। राकेश गुजराल सर। सर, आप सुन पा रहे हैं? यस मैम, मैं सुन पा रहा हूँ विनोद मैम। थैंक यू सो मच विनोद मैम। सबसे पहले तो मैं आप ही के बारे में बोलूंगा, आपने बहुत बढ़िया सेशन को मॉडरेट किया, और मतलब जितनी बहुत माइन्यूटली, मतलब मैंने कहा माइक्रो ऑब्जर्वर तो मैं था, लेकिन हर चीज को आपने ऑब्जर्व किया, तो पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा आपका रोल रहा। दूसरा, पूनम मैम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पूनम मैम को मेरी ऑब्जर्वेशन है पूनम मैम के बारे में, मतलब ये हर चीज को
सीखने की इनकी बहुत जो है कोशिश करती हैं। और ये मेरे को लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है इनके अंदर कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जैसा अभी सब लोग पूछ रहे थे कि कोरोना वायरस के बारे में कैसे इन्होंने कोरिलेट किया, मैथमेटिक्स से कैसे कोरिलेट किया, तो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से ये जो भी काम करती हैं, तो बहुत अच्छा लगा मैम को। और मैंने जो ऑब्जर्व किया इनके प्रेजेंटेशन में, सबसे पहले इन्होंने मैथमेटिक्स, जो इनका टॉपिक था मैथमेटिक्स एविड COVID-19 पैंडेमिक इन कंजंक्शन विद एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टूडेंट, तो सबसे पहले उन्होंने सब्जेक्ट्स की बात करी कि मैथ्स जो है, ये जो COVID-19 सब्जेक्ट है, ये साइंस और सोशल साइंस के लिए ज़्यादा बेहतर है एनालिसिस की अगर हम बात करें। लेकिन इन्होंने मैथमेटिक्स को कैसे लिया, तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत क्विज से करी। और क्विज में जो है पहला सवाल इनका था कि COVID-19 वायरस डिजीज के बारे में था, डेट, तो उसको उन्होंने कैलेंडर की बात करी, कितनी कंट्रीज नंबर्स की बात करी, वहां पे ग्रेटर देन की भी बात हुई, कितने परसेंटेज की बात हुई, फिर कोरोना वायरस की शेप की बात करी, और फिर कर्व, फ्लैटन द कर्व, जो लास्ट इनका सवाल था जिसमें काफी हमें वेरिड आंसर्स भी मिले, उसके बारे में बात करी। फिर इनका मेन जो मकसद था कि ये 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली इनका जो भी इन्होंने एनालिसिस की 6th क्लास के बच्चों के लिए, उसमें 3 मुख्य बातों को उन्होंने ध्यान दिया। ऑब्जर्वेशन में इन्होंने बात करी कि जनता कर्फ्यू का इन्होंने बात किया, 22 मार्च को लगा। फिर एक्सपीरियंसेस की बात करी कि जब 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ तो बच्चों के अनुभव क्या रहे। फिर लर्निंग की बात करी कि लर्निंग उनकी क्या हुई, मतलब इस दौरान भाई केसेस जो है उनके आसपास वातावरण में कुछ केसेस आए, उनके परिवार में, उनके जो है मोहल्ले में और उनके रिश्तेदारी में कुछ केसेस आए, वो लर्निंग की उन्होंने बात करी कि उसमें क्या लर्निंग हुई अपार्ट फ्रॉम और भी एक्सपीरियंसेस बच्चों के जो रहे। लेकिन क्योंकि ये COVID-19 की ही बात करी, तो COVID-19 से संबंधित बच्चों ने क्या उनकी ऑब्जर्वेशन और लर्निंग के बारे में बात करी। और उसके बाद उस जो है फिर ये डाटा पे आ गई, क्योंकि बच्चे में पहले कनेक्ट बनाया, फिर डाटा पे आई कि और उन्होंने देखा कि बच्चों को किस तरह से मार्च से लेकर, मेन इनका फोकस मार्च से लेकर जुलाई 15 तक था, जो डाटा इन्होंने एनालिसिस किया। और उस डाटा के बारे में इन्होंने अलग अलग तरह की एनालिसिस जो है कि कुछ स्टेट्स के बारे में था और कुछ जो उन्होंने एनालिसिस जो है डिफरेंट कंट्रीज के बारे में की। अब वो एनालिसिस को, उस डाटा को सिर्फ डाटा के रूप में ही नहीं देखा, उस डाटा से इन्होंने बच्चों से फिर मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो कंपैरिजन की सबसे पहले बात करी कि क्या ग्रेटर देन लेस देन की अगर आप बात करें कहाँ पे ज्यादा डाटा, कम है, ज्यादा है। फिर कुछ ऑर्डरिंग की बात हुई, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे आप अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैथमेटिक्स जो है, उन्होंने मैथमेटिक्स में स्पेशली नंबर्स की अगर बात करें, नंबर्स में बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बात करा। फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कुछ नंबर ऐड करेंगे तो ये इवन बनेगा कि ऑड बनेगा, इसके बारे में बात करी। इसके अलावा इंडियन सिस्टम, जो 2 तरह की सिस्टम, हम नंबर सिस्टम की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम, उस डाटा में वो भी इन्होंने उस पहलू को भी छुआ। और फिर उसके बाद ये डाटा हैंडलिंग पे आ गई। डाटा हैंडलिंग में इन्होंने बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ के बारे में काफी डिटेल्ड जो है इनकी एनालिसिस थी। और डबल बार ग्राफ में इन्होंने बताया कि हम कोरोना को अगर वैसे देखें नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से तो ज्यादा हैं, लेकिन रिकवर्ड भी बहुत सारे हो गए हैं, तो उससे हमें मतलब डर हमारा थोड़ा कम लगेगा। जैसे कि हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली का उन्होंने जिक्र किया कि दिल्ली में स्थिति बेहतर है, अगर हम 1,35,000 केसेस हैं तो, लेकिन अगर अभी एट प्रेजेंट केसेस जो हैं रिकवर्ड बहुत सारे हो गए, तो एट प्रेजेंट केसेस 9,000 या 10,000 के लगभग ही हैं। तो वो किस तरह से उसको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम डाटा देखें तो हमें डर लगता है, वो डर को कैसे कम किया जाएगा बच्चों के लिए, तो डबल बार ग्राफ की बात करी।
फिर उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में भी बहुत डिटेल से बताया कि वायरस जो है, आम आदमी कहता है ये वायरस इतना मोटा होता है, लड्डू की तरह होता है, लेकिन उन्होंने एक्चुअल साइज क्या है, उस वायरस का साइज क्या है, मास्क की जरूरत क्यों है, और मास्क में उन्होंने फिल्टर की बात करी कि इतना फिल्टर्ड हमें क्यों चाहिए, कि उसका साइज जो उन्होंने बताया कि माइक्रोन में जो है बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा डायमीटर की उन्होंने बात करी, और माइक्रोन को फिर मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन है, इसके बारे में इन्होंने बात करी। तो मुझे लगता है कि इन्होंने सभी पहलुओं को छुआ है और कुछ भी छूटा नहीं है। तो मैं इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। वेल डन पूनम मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश सर, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक यू पूनम मैम, आपने इतने अच्छे से जो है वो हमारे साथ जानकारी साझा की और हर चीज जो है वो किस तरह से कोरिलेट हो गई। वी एंजॉयड योर सेशन। नाउ जस्ट आई लाइक टू हियर उमा शंकर सर। उमा शंकर सर, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, मैंने अभी और भी न्यूज पढ़ी थी कि 62% रिकवरी रेट हमारी दिल्ली में चल रहा था, जो अब बढ़कर 67% हो चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है कि हम लोग काफी फ्लैटन द कर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया पूना मैम, वेरी नाइस, थैंक यू। तो सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा सेशन रहा मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर मॉडरेटर एज वेल एज आवर माइक्रो ऑब्जर्वर मिस्टर गुजराल सर, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से हर एक चीज़ को बारीकी से बताया। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मैं चाहूँगा जिस पे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि उसके डिस्कोर्स को हम यहाँ पर कंटेम्पराइज कर पाए आज के दौर की जो पेंडेमिक चल रहा है उसके आंकड़ों के साथ। डेफिनेटली उसमें एक चूक हुई है जो कि हमने वर्ल्ड वाइड और एक कंट्री का जो हुआ है उसमें कोई डाटा छूट गया एक्चुअली, या तो एक कहीं आना शुरू हो गया या 10 लगना शुरू हो गया, शायद वो छूट गया, उसकी वजह से वो जो चार्ट बना वो भी गलत बन गया है ना, वो तो होता है, उसमें कोई बात। बट एक्चुअली ओवरऑल जो हमने जो देखा, और इसके लिए कई बार पूनम मैडम ने भी उस पर दोबारा से काम किया, कई बार काम किया एक्चुअली, और उसके बाद काम करने के बाद आज की इस प्रेजेंटेशन में वो आई हैं, उन्होंने मेहनत की है, रियली इट्स ट्रू। सो थैंक यू वेरी मच पूनम मैडम एंड उमाशंकर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अभी थोड़ा सा एक स्माइली मोमेंट के लिए आ जाते हैं।